खबरों की खबर में अब एक और अहम मुद्दा, डंकी फ्लाइट और डंकी रूट का। 26 दिसंबर को फ्रांस से 276 यात्रियों को लेकर मुंबई लौटी फ्लाइट डंकी फ्लाइट ही थी। दी लेजेंड एयरलाइंस की निकारागुआ जा रही इस एयरबस A340 फ्लाइट को मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया था। 4 दिन फ्रांस में रोके जाने के बाद 26 दिसंबर को ये फ्लाइट मुंबई लौटी। इसके सभी यात्रियों को पूछताछ के बाद जाने दिया गया। इन यात्रियों में अधिकतर पंजाब और फिर गुजरात के थे। जांच एजेंसियां ये पता कर रही हैं कि इन लोगों को भेजने वालों के पीछे कौन कौन शामिल है। इस डंकी फ्लाइट का इंतजाम किसने किया? डंकी फ्लाइट यानी वो विमान जिसके जरिए लोगों को पूरी साजिश के साथ किसी दूसरे देश में अवैध प्रवास के लिए ले जाया जाता है। उन देशों में जहां रहना उन लोगों का सपना होता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए वैध कागजात नहीं होते। लिहाजा दुनिया के कई संगठित कबूतरबाज उनके सपनों के साथ खेलते हैं। उनकी जिंदगी की कमाई के पैसे लेकर उन्हें एक ऐसे अधूरे रास्ते पर छोड़ देते हैं जहां से उनकी जिंदगी का आगे कोई भरोसा नहीं होता। इन रास्तों को डंकी रूट कहा जाता है। इस रूट पर कई लोग जंगलों, बर्फीले रास्तों, दलदल, रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं और फिर कई लोग रास्ते में मारे भी जाते हैं। कई दूसरे देश में गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ जो दूसरे देशों में चोरी छुपे जैसे तैसे पहुंच भी जाते हैं, उनके साथ आगे क्या होगा खुद उन्हें पता नहीं होता। इस पूरे गोरखधंधे को कबूतरबाजी कहा जाता है। 4 महीने पहले ही कबूतरबाजी के जाल में फंसे 150 भारतीयों को सरकार ने लीबिया से रिहा करवाया था। ये लोग जिन सपनों के पीछे वहां गए वो तो पूरे नहीं हुए, उल्टा उन्हें गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाने लगा। भारत सरकार के दखल से वो किसी तरह बचकर लौटे। ऐसे न जाने कितने ही लोग अपनी जमीन जायदाद भी बेच चुके होते हैं दूसरे देशों में जाने का सपना पूरा करने के लिए। कबूतरबाजी का ये जाल काटना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र जिले के राहुल को एजेंट ने वर्क वीजा का सपना दिखाकर इटली जाने के पैसे वसूल लिए, लेकिन बीच में उन्हें मिस्र के रास्ते लीबिया पहुंचाकर किडनैप करवा दिया और मुक्त गुलाम मजदूर के तौर पर उन्हें बेच दिया गया, जहां बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया और अब लीबिया से रिहाई के बाद परिवार से लिपट कर रो रहे हैं। खाना कितने दिन में खाना देते थे क्या? सर कभी कभी तो मतलब 48 घंटे भी, 24 घंटे में हमें सिर्फ एक ब्रेड होता है सर, इतना बड़ा बस ब्रेड, और सर पीने का पानी तो वहाँ पे है ही नहीं था। टॉयलेट वाला पानी पीते जो टॉयलेट के अंदर 20 इतना खारा पानी वही पीते थे। सर मेरे को ना अटैक आ गया था, मैं सर हार्ट पेशेंट हूँ, तो सर मेरे को ना लीबिया वालों ने मरा सोच के रेत के अंदर घेर दिया था। तो कुछ वहाँ पे सर ना लड़के थे, ये गाम्बिया के थे, नाइजीरिया के थे, काले थे, मतलब उनकी तादाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा 600-700 थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे टॉर्चर बहुत ज़्यादा और उन्होंने जेल तोड़ने की कोशिश की, तो जेल ना टूटे इस डर से वहाँ की जो वो थे माफिया थी वो उठा के मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में सर मेरे को सांस आ गया। मैंने सर वहाँ से जो डॉक्टर था उनके नंबर से मैंने फिर एम्बेसी वालों को कॉल किया। मैंने ये बोला कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे हालात बहुत माड़े हैं, यहाँ पे तो सर मौत ही है और कुछ नहीं। फिर सर जो है अनिल जी ने बोला कि आपके पास कुछ दिन के अंदर अंदर हमारी एम्बेसी का बंदा आ जाएगा। तो सर 1 महीना 1.5 महीना इंजारा जेल में रहने के बाद हमको DCM सेंटर में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे सर हमारी एम्बेसी के बंदे आए, उन्होंने फिर हमारा वाइट पासपोर्ट बना के हमें वहाँ से निकाला। कैथल जिले के शिव कुमार ने अपनी खेती की जमीन गिरवी रखकर बेटे साहिल को पुर्तगाल भेजा था। हाथ से 12 लाख रुपए गए, 7 महीने से बेटे का कोई अता पता नहीं है। वो अब बेटे की तलाश में सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं। एजेंट पर FIR दर्ज तो हो गई है, लेकिन अभी तक बेटे का पता नहीं चल पाया है। जी पैसा इकट्ठा ऐसा है कि मैंने अपने जो लोन बोलते हैं जिसको बैंक में अपनी ज़मीन गिरवी रख के हमने ये पैसा इकट्ठा किया और एजेंट से हमारी बातचीत जो हुई थी 12 लाख रुपए में तय हुई थी। जी आज तक हमें बच्चे के बारे में 8 जून तक हमारी बातचीत होती रही, लेकिन 8 जून के बाद आज तक हमारे बच्चे से कोई बातचीत नहीं हो पाई। लगभग 7 महीने का टाइम गुजरने वाला है। कैथल के ही मलकीत भी घर से अमेरिका जाने के लिए निकले थे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करते हुए बीच रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई। घर वालों को उनकी मौत की सूचना इस वायरल वीडियो से मिली। डंकी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस होने पर एक एजेंट दूसरे एजेंट को फोटो भेजकर तय रकम की वसूली करते हैं। अंबाला के रहने वाले ये युवक डोंकी के रास्ते विदेश गए थे। अब युवाओं को डोंकी के रास्ते न जाने की सलाह दे रहे हैं। बता रहे हैं कि किन किन देशों के बॉर्डर पर जान जोखिम में डालकर युवाओं को विदेश भेजा जाता है।
एक तो जंगल की डोंकी है जिसके अंदर पैसे कम लगते हैं, जैसे 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं जंगल की डोंकी का। जिसके अंदर क्या होता है कि पहले यहाँ से हम किसी भी कंट्री में उतारेंगे, जैसे लैटिन कंट्रीज में उतारते हैं, या फिर आजकल एक काम चल रहा है टर्की। टर्की से वीजा लेते हैं हम कोस्टा रिका का। कोस्टा रिका में उतारा, कोस्टा रिका के बाद धीरे धीरे चलते पनामा, पनामा से फिर आगे पार करते हुए जगह जगह पे अलग अलग अमाउंट देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले टर्की पहुंचे, टर्की में तकरीबन 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही ये कोस्टा रिका पहुंचते हैं, कोस्टा रिका पहुंचने के बाद इन्हें फिर 10 लाख रुपया देना है। उसके बाद ये जंगल क्रॉस करेंगे, जैसे ही जंगल क्रॉस करते हैं, जंगल क्रॉस करने के बाद ये मैक्सिको बॉर्डर पे पहुंचते हैं, फिर वहां 10 लाख देके उसके बाद फाइनल पेमेंट जो है मैक्सिको एंटर होने के बाद देनी होती है। और जो दूसरी डोंकी है वो है बाय एयर। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी बड़ी कंट्री का वीजा लेते हैं, जैसे जर्मन का, फ्रांस का, इटली का, शेनेगन का, कहीं का भी वीजा लिया। किसी अनहोनी से पहले डोंकी के रास्ते विदेश जाने वाले 300 भारतीयों को फ्रांस के जहाज से वापस भारत लौटाया गया। इन युवाओं के बारे में गोपनीय सूचना थी कि ये सभी भारतीय डोंकी के रास्ते मजदूरी के लिए विदेश भेजे जा रहे हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मदद ऐप शुरू किया गया है, जिससे विदेश में फंसे भारतीय और भारत में बैठे परिजन भारत सरकार से मदद की गुहार लगा सकते हैं। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एजेंटों की इस कबूतरबाजी पर शिकंजा कसने के लिए एसआईटी का गठन किया है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा। तो हमने एक एक्ट बनाया है और इस बार की कैबिनेट में वो पास हम पुटअप कर रहे हैं उसको। ये जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं इनके लिए नियम कायदे बनाए गए हैं और अगर इनके थ्रू कोई भागता है तो कार्रवाई के उसमें प्रावधान भी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने रोजगार की तलाश में काम ढूंढने वाले 10,180 कुशल कारीगरों को विदेश भेजने का फैसला लिया है। इन्हें इजराइल, दुबई और इंग्लैंड में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भेजा जाएगा। हरियाणा के युवाओं का विदेशों में फंसना और एजेंटों पर शिकंजा कसना हरियाणा सरकार के लिए काफी नहीं होगा। हरियाणा सरकार को अपने युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर खोलने होंगे। हमने जितने भी युवाओं से बात की उनका यही कहना था कि अपने राज्य या देश में नौकरी के अभाव के चलते वो ऐसे खतरनाक रास्ते से विदेश जाना चाहते हैं, और ऐसे में सरकार को भी इस पर तवज्जो देनी होगी कि ऐसे फर्जीवाड़े या ऐसे फर्जी ट्रैवल एजेंट्स पर भी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हम अपने युवाओं को ऐसे खतरनाक रास्ते पर जाने से रोक सकें। अंबाला से अंकुर, कैथल से सुनील रवीश और कुरुक्षेत्र से कमल सैनी के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पंजाब के फिरोजपुर में तैनात आईपीएस रणधीर कपूर, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है, और ओमान, मस्कट और निकारागुआ में गैर कानूनी तौर पर जा रहे लोगों के मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख हैं। रणधीर जी, आपका स्वागत है। आप कबूतरबाजी के ऐसे कई मामलों की जांच कर चुके हैं, उनके आधार पर क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे मामलों में? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनडीटीवी का, जो एक महत्वपूर्ण मसले को ये उठा रही है, क्योंकि इस मसले में लोगों को अवेयर करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि ऐसे मसले कम हों। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पंजाब स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात, डाउन साउथ और भी राज्यों में ये है कि लोगों का एक क्रेज है बाहर जाने का। तो एक जो मिथ है, लोगों का एस्पिरेशन है, ग्लैमर जो एसोसिएटेड है वेस्टर्न कंट्री के साथ, वहाँ लोग जाते हैं। वैसे लोगों की ये इंडिविजुअल चॉइस है कि वो जाना चाहते हैं, बट हमारी सलाह यही है कि जिनको भी विदेश जाना है वो लीगल तरीके से जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके जाएं। कोई ट्रैवल एजेंट के राही इसमें कोई धोखा ना खाएं। विदेश जाने का सपना संजोए कई लोग एजेंटों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं, इनमें कई कबूतरबाज निकल जाते हैं। तो कैसे ये पता करें कि कोई एजेंट उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है या नहीं? तो देखिए, एक एक्ट है, इंडिया का एक एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट 1983 का। इसमें जो भी एजेंट है जो किसी व्यक्ति को बाहर ले जाने का प्रॉमिस करता है, उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट के पास। तो जब भी कोई इंसान काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहता है, वो ये जरूर चेक कर ले कि ये जो एजेंट है वो रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं है। उसका लाइसेंस चेक कर ले, उसकी ऑथेंटिसिटी वेबसाइट पर जाके चेक कर ले। एक ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि एजेंट आपको काम के सिलसिले में बाहर जाने के लिए बोल रहा है या फिर नॉर्मल वीजा लगा के लिए जाने के लिए बोल रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर काम के लिए बोल रहा है तो उसका लाइसेंस जरूर चेक कर लो। अगर मैं पंजाब स्पेसिफिक बात करूं तो सरकार ने एक यहाँ पे बहुत अच्छा कदम उठाया है कि एक स्पेसिफिक पंजाब ट्रैवल रेगुलेशन एक्ट बनाया है, पीटीपीआर एक्ट बनाया है।
उसके तहत हर एजेंट को एक लाइसेंस लेना जरूरी है। तो जो भी बाहर जाना चाहता है वो लाइसेंस जरूर चेक कर ले एजेंट का, और उसको वेबसाइट पे देख ले। साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने जो भी तफ्तीश है ट्रेवल एजेंट वाली, उसमें एक इंश्योर किया है सेंसिटिविटी ऑफ मसले को देखते हुए कि कम से कम एक डीएसपी रैंक का अधिकारी उसकी जांच करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, हर जिले में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एएचटी यूनिट बनी है, वहां पे डीएसपी उसको हेड करता है। वहां जाकर के वो अपनी शिकायत कर सकते हैं, और उस शिकायत के बेसिस पे उस ट्रेवल एजेंट पे कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अवेयरनेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो लोगों को अवेयर करें कि जिनको भी बाहर जाना है वो लीगल तरीके से जाएं और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके जाएं। रणधीर जी, आपने कई मामले देखे होंगे, किस तरह की स्टडी अधिकतर सामने आती हैं? देखिए, अलग अलग केस स्टडियाँ आती हैं। जैसे जो ओमान और मस्कट वाली जो एसआईटी थी, उसमें हमें एक स्टडी ये आई कि जो एजेंट है वो लोगों को झांसा देते हैं कि आपको वहां जाकर के वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी मिलेगी, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। तो एक मेरी सलाह लोगों को ये है कि वो अपना स्किल जरूर देख लें कि उनके पास कौन सा स्किल है, और वो वहां प्रॉमिस कौन सा स्किल का कर रहा है। जैसे अगर मेरे को स्किल अगर नर्सिंग का नहीं है, तो मैं वैसे झांसे में ना परूं जहां मुझे वो कोई बोले कि आपको नर्सिंग का काम दिला देंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसको अच्छी तरीके से चेक करें। जो भी बातें छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है उसको प्रॉपर चेक करें। लाइसेंस चेक करें कि इसके पास सही लाइसेंस है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना पासपोर्ट कभी भी एजेंट को ना दें, अपना पासपोर्ट अपने पास रखें। बिल्कुल। और जो एजेंट लोगों के सपनों के साथ खेलते हैं, कबूतरबाजी करते हैं, पहले तो उनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पकड़े जाते हैं, हालांकि कार्रवाई अक्सर शिकायत होती है कि बहुत कम होती है ऐसे लोगों पर, वो बच निकलते हैं, लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होती है? इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा एक जो एक्ट बनाया है पीटीपीआर एक्ट, उसके तहत कोई भी जो एजेंट है उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। जब भी किसी इंसान कोई बाहर जा रहा है उसका लाइसेंस जरूर चेक करें। उस लाइसेंस की ऑथेंटिसिटी जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसकी वेबसाइट पे होती है, वहां से जरूर चेक करें। दूसरी बात यह है कि एक जो फ्रेज होता है कि टू गुड टू बी ट्रू, ये जरूर देखें। अगर कोई एजेंट आपको ये बोल रहा है कि वहां पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, आप अपना स्किल देखें कि आपके पास वो सैलरी वहां मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप वर्क रिलेटेड बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उसका जो इमिग्रेशन का है लाइसेंस जो भारत सरकार के तरफ से होता है वो जरूर चेक करें कि वो है या नहीं है। चौथी बात यह है कि अपना पासपोर्ट कभी भी एजेंट को ना दे। और पांचवी बात यह है कि जब भी आपके साथ ऐसा कोई धोखा होता है तो हर जिले में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, वहां जाकर के इसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी। कबूतरबाजी से बचने के लिए लोग इस तरह के झांसे में ना आए उनके लिए।